हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिक्स पेपर है आप लोगों का हिंदी का। और आज आप लोगों की हिंदी की 6th क्लास है। 5th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्यंजन के बारे में, उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और उनके हम लोगों ने सभी प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रत्यंत क्या होता है। ये आपका हिंदी के टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अभी आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये आपके अभी नहीं, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये आपके चारों सेमेस्टर में हिंदी जो है वो यही रहने वाली है। मतलब ये टॉपिक आपके सभी सेमेस्टर में सेम रहने वाला है। उसके साथ ही आप लोगों का टेट, सुपर टेट और आप लोग कह सकते हो सी टेट, इन तीनों टेट में ये टॉपिक जो है सभी टेट में आता है। मतलब आप कह सकते हो सी टेट और सुपर टेट और टेट में ये तीनों जगह ये टॉपिक आता है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ ये टॉपिक जो है ये सेम है। तो अगर एक बार आप लोग कभी पढ़ लेते हैं देन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अभी अगर कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपके 10 नंबर श्योर है। मतलब ये जो मैंने कल की 2 क्लासेस थी, मतलब कल की क्लास और परसों की क्लास जो थी, वो आपकी दोनों क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज की जो क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर्स पूछे गए हैं, किस किस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने प्रॉपर बना दी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएंगी, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से। उसके साथ ही फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर आपको प्रॉपर तरीके से लगे मिलेंगे और टॉपिक कौन सा टॉपिक किस क्लास में चला है वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के थंबनेल में मेंशन किया हुआ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी जितनी भी क्लासेस लेती हूँ उसकी PDF जो है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ और जो भी अपडेट रहती हैं जो मैं यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर पाती वो मैं टेलीग्राम पर डिस्कस करती हूँ आप सभी के साथ। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी टेलीग्राम हैंडल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस से, मैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाऊंगी। उसके साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रत्यंत। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो हिंदी है उसमें आपके ये 2 चैप्टर हैं। मतलब एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद एक आपका थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर में भी आपकी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर का मिक्सअप है। मतलब देखा जाए पूरी हिंदी में जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप लोगों के पास साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, मैं वहाँ से बता रही हूँ, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है वो उसी का पूरा मटेरियल यहीं पे है। मतलब मैंने आपकी अगर कहा जाए साहित्य पब्लिकेशन में तो फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों चैप्टरों को यहाँ पे मैंने कवर कराने की पूरी कोशिश की और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। मतलब आपका ये टॉपिक कंप्लीट, मतलब आपके कह सकते हो हिंदी में आप लोगों का 25% यहीं से कवर होगा, केवल एक ये चैप्टर से। तो आप समझ रहे हो। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलना है, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है बिकॉज इसके नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके टीचिंग एग्जाम में हर जगह पूछे गए हैं। तो आपको अभी अगर इसे पढ़ लेते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको इन सबका प्रॉपर नोट्स बनाना है और नोट्स जो है वो अगर आप यहाँ क्लासेस में नहीं बनाते हो, मेरे साथ नहीं बनाते हो, तो फिर आप टेलीग्राम से बना सकते हो। लेकिन आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। 90% का टारगेट अगर आपने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई आज। वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रत्यंत क्या होता है। वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रत्यंत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या कैसी चीज़ें होती हैं तो वो देखते हैं। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में 2 प्रकार के प्रत्यंत किया जाता है। जब हम लोग व्यंजन जो होते हैं उनकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं तो उनके उच्चारण में 2 तरीके का प्रत्यंत किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो बाह्य प्रत्यंत होता है और दूसरा जो है वो होता है अभ्यांतर प्रत्यंत। तो बाह्य प्रत्यंत क्या होता है और अभ्यांतर प्रत्यंत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है आखिर बाह्य प्रत्यंत और अभ्यांतर प्रत्यंत। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये एक्चुअली आगे पीछे थोड़ा सा हो गया बट आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग बाह्य प्रत्यंत के बारे में देखते हैं कि बाह्य प्रत्यंत क्या होता है। देखते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो
चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं किसी भी वर्ड को, हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वर्ड नॉर्मल सी बात है हमारे मुंह से बाहर निकलेगा ना। जब हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे उस समय जो भी वर्ड हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, अभी हम लोगों ने व्यंजन में देखा था कुछ वर्ड क्या होते हैं जो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, वो प्रॉपर बाहर नहीं आते, मतलब उन्हें बोलने में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। बाह्य प्रयत्न वे होते हैं जो वर्ड, जिस वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड मुख से बाहर आने की कोशिश करते हैं। चेष्टा मतलब होता है कोशिश करना, तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर अभी पढ़ाई करेंगे। उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसी चीज़ें रहती हैं। तो बाह्य प्रयत्न आप समझ गए क्या होता है। बाह्य प्रयत्न होता है मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, मतलब जो आप वर्ड बोलोगे तो आपका मन करेगा कि ये वर्ड का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा। उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं बाह्य प्रयत्न। क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आगे देखते हैं, बाह्य प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कैसे होते हैं, एक पहला होता है स्वरतंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर जो हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को। स्वरतंत्र क्या होता है, स्वरतंत्र जहाँ से हम लोग अपनी कोई भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या जो आवाज़ निकलती है उसे ही हम लोग स्वरतंत्र कहते हैं। स्वरतंत्र में सांस के कंपन, मतलब जब सांस हम लोग लेते हैं तो क्या सांस हल्की कंपन करती है, मतलब हल्की हिलती डुलती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही चल रही है, लेकिन मैं आपको समझाती जाऊँगी, एक एक पॉइंट में आप ये पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगी। जहाँ कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। तो देखते हैं, ये जो होते हैं ये अगर श्वास के कंपन के आधार पर देखा जाए तो जो व्यंजन होते हैं, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के। किसके आधार पर, सांस के कंपन के आधार पर बाह्य प्रयत्न जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है घोष और दूसरा होता है आप लोगों का अघोष। कौन सा होता है, दूसरा होता है आप लोगों का अघोष। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो। स्वरतंत्र मतलब आप समझ रहे हो जिससे हम लोगों की आवाज़ निकलती है, वोकल कॉर्ड जो होता है ना हम लोगों का, जहाँ से हम लोग की ध्वनियाँ निकलती हैं या जो हम वर्ड को उच्चारित कर रहे हैं उसे ही हम लोग स्वरतंत्र कहते हैं। जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो, कंपन मतलब वहाँ पे हल्का सा आप लोगों को वाइब्रेशन सुनाई दे, उन्हें हम लोग घोष कहते हैं या इन्हें ही हम लोग संघोष भी कहते हैं। मतलब घोष और सघोष व्यंजन की बात की जाए तो वे व्यंजन जिस भाषा को बोलने में स्वरतंत्र में कंपन हो उसे हम लोग कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन। तो देखते हैं क्या होते हैं घोष व्यंजन और कौन कौन से होते हैं घोष व्यंजन। मैंने आप लोगों के साथ वर्ग डिस्कस किया था कि कितने वर्ग होते हैं हम लोग के 5 वर्ग होते हैं। किसमें, व्यंजन अगर देखा जाए तो व्यंजन के आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, का से माँ तक आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग होता है, उसके बाद आप लोगों का चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था का से लेकर माँ तक आप लोगों के कितने वर्ड होते हैं, टोटल 25 वर्ड होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। कितने, 25 वर्ण होते हैं आप लोगों के और आप लोगों के 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी थी तो मैंने वहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया। अगर नहीं देखिए तो पहले वो देख के आइए आप 5th क्लास, उसके बाद आप लोग 6th क्लास देखिए, बिकॉज 5th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th क्लास। उसके बाद ही आप लोगों की आज की ये 6th क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाली है। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था, का वर्ग देखा था। का वर्ग के बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आप लोगों का चा वर्ग, यहाँ प्रॉपर लिख नहीं पा रहा, आप समझ रहे हो। फिर हम लोगों ने टा वर्ग देखा था, फिर हम लोगों ने ता वर्ग देखा था, फिर हम लोगों ने पा वर्ग देखा था। तो ये 5 वर्ग हम लोगों ने देखे थे ना, आप लोगों को याद होगी हम लोगों ने कौन से, हम लोगों ने 5 वर्ग आप लोगों के देखे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये आप लोगों के 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में आप लोगों के 5-5 वर्ड होते हैं। तो यहाँ क्या है, आपके घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो तीसरा वर्ग है, मतलब आप लोगों का में से अगर यहाँ खड़ी रेखाओं में बात करें, कैसे, ऐसे अगर इन रेखाओं में बात करें, यहाँ आपकी 5 रेखा थी, ऐसे 5 वर्ण थे आप लोगों के, ये का हो गया, ये खा हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ का ये जो तीसरी वाली है, तो जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग, उसके बाद या, रा, ला, वा, हा, ये आपके घोष व्यंजन होते हैं। मतलब इनको बोलते समय आप लोगों के स्वरतंत्र में कंपन होगा। कौन कौन से वर्ग, पहले तो वर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन वर्गों की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर इन वर्गों की बात की गई है। इसकी इन वर्गों की, तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग अगर कहा जाए तो घोष व्यंजन कहलाते हैं। तीसरे वर्ग को, चौथे वर्ग को और 5वें वर्ग को हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। उसके साथ ही या, रा, ला, वा, हा। मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने इसको याद किया था 3, 4, 5 से।
3 4 5 प्लस या रा ला वा हा, ऐसे याद किया हुआ था। 3 4 5 में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं वो देखते हैं। गा, जा, डा, दा, बा, ये आपके तीसरे वर्ग में आते हैं। मतलब 5 वर्गों का जो तीसरा व्यंजन है, मतलब आप का वर्ग का, चा वर्ग का और टा वर्ग का जो तीसरा व्यंजन है वही यहाँ पे लिया गया है। देखिए का, खा, गा, गा है ये। उसके बाद चा की चा, छा, जा, जा है ये। उसके बाद टा, ठा, डा, थर्ड व्यंजन है, तीसरा व्यंजन है। ता, था, दा, तीसरा व्यंजन है। पा, फा, बा, तीसरा व्यंजन है। तो आप लोगों के 5 वर्ग हैं, उन सभी का तीसरा व्यंजन यहाँ पर लिया गया है। कौन सा तीसरा व्यंजन यहाँ पर लिया गया है? आपको समझ आ रही चीज़ें? अब आपका चौथा वर्ग क्या है? चौथा वर्ग जो है, चौथे वर्ग के जो क्या है, चौथा व्यंजन लिया गया है। मतलब 5 वर्ग जो है उसके आपके चौथे व्यंजन लिए गए। देखते हैं कैसे चौथे। आप करिए का, खा, गा, घा। घा आपका का वर्ग का चौथा व्यंजन है, तो यहाँ घा लिया गया है। टा वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है? जल्दी बताइए मुझे। चा वर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है? झा होता है आपका। चा, छा, जा, झा होता है चौथा व्यंजन। टा वर्ग का चौथा व्यंजन बताइए। टा, ठा, डा, ढा, तो ये ढा आपका चौथा वर्ग हो गया। उसके बाद आप बताइए मुझे ता वर्ग का चौथा व्यंजन। ता वर्ग का चौथा वर्ण बताइए मुझे। ता, था, दा, धा, चौथा वर्ग धा है। उसके बाद आप पा वर्ग का मुझे चौथा वर्ण बताइए। पा, फा, बा, भा। ये आप खुद करके देखिए, तभी आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आएंगी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो एक बार कि क्या कैसा रहता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि बताइए जो ना है वो घोष व्यंजन है या अघोष व्यंजन है, तो आप कैसे बताएंगे ना घोष है? आप ऐसे ही बताएंगे कि 5वां वर्ग देखेंगे 3, 4 और 5, ये 3 वर्ग जो होते हैं ये आपके घोष व्यंजन होते हैं। साथ ही या, रा, ला, वा, हा, ये आपको याद करने, ये इंपॉर्टेंट है। या, रा, ला, वा, हा, क्या ये या, रा, ला, वा, हा, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वें वर्ग की बात की है, तो जो आपके 5वां वर्ग है, मतलब 5वां वर्ग, 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण है वो सारा इसमें ऐड होगा। देखिए का वर्ग का, देखिए का, खा, गा, घा, ड़ा, ड़ा आ गया। चा, छा, जा, झा यहाँ आ गया। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आ गया। पा, फा, भा, बा, मा, पा, फा, ये माँ आ गया। ता, था, दा, धा, ना, ये 5वां आ गया। सभी का 5वां वर्ड है ये आपका, देख रहे हैं आप लोग, सभी का 5वां वर्ड है ये है। तो आपको समझ में आया तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग, साथ ही या, रा, ला, वा, हाँ, ये सब क्या है? ये सब आपके घोष व्यंजन होंगे। क्या होंगे? घोष व्यंजन होंगे। ये मैंने आपका प्रॉपर साफ कर दिया। अब एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग और साथ ही या, रा, ला, वा, हा, ये आपके आते हैं घोष व्यंजन में। ऐसे याद करिए, तीसरा, चौथा, 5वां प्लस या, रा, ला, वा, हा। अच्छा ये बताइए, इनको हम लोग कौन से उसमें रखते हैं? ये कौन से व्यंजन होते हैं? आप ये बताइए मुझे। ऊष्म व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आप लोगों के स्पर्श व्यंजन होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपके स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं ये मुझे बताइए। या, रा, ला, वा जो है ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है? मुझे बस इतना बता दो, और कुछ नहीं पूछ रही मैं आपसे। मैं बस आपसे इतना पूछ रही हूँ कि ये व्यंजन जो है ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है या फिर आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन है? फटाफट कमेंट करिए, मैं फट सबके कमेंट देख रही हूँ। या, रा, ला, वा जो है ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? आप लोगों ने पढ़ाई की है ना, तो मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए। या, रा, ला, वा ये कौन से व्यंजन होते हैं? बिल्कुल सही, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? ये होते हैं आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन को 3-3, 4-4 साल लगातार पूछा गया है आप लोगों के डीएलएड एग्जाम में, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा या, रा, ला, वा, हा, और तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग जो है ये आते हैं घोष व्यंजन में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं। क्या होते हैं अघोष व्यंजन? जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती इनको बोलने में। जैसे कि हम लोग यहाँ बोला तो यहाँ वाइब्रेशन हो रही थी। बोल के देखिए, गा, जा, ड़ा, दा, वा, घा, झा, धा, भा, ना, मा, ड़ा, या, रा, ला, वा, हा। आपको आप जब बोलेंगे ना, रिपीट करिए इसको, आपको समझ आएगा कि हाँ वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। आपका जो मुंह है वो वाइब्रेट कर रहा है अंदर, मतलब चीज़ें वाइब्रेट हो रही हैं। बट यहाँ हम लोग देखते हैं अघोष में क्या होता है? जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, मतलब कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन।
ओके, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। इसमें एक वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है। कौन सा? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है ये आपके अघोष व्यंजन में आते हैं। मतलब पहले वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो आपके अघोष व्यंजन में आएंगे और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो आपके अघोष व्यंजन में आएंगे। अब देखते हैं पहले वर्ग में, तो का वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? आप बताइए, का वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? का होगा ना। चा वर्ग का पहला वर्ग क्या होगा? वर्ण क्या होगा? चा होगा। टा वर्ग का, का वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का होता है। चा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? चा होता है। टा वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या होता है? टा होता है। ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? ता होता है। पा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? पा होता है। ऐसे ही दूसरी की बात करते हैं। जो दूसरा है, का के बाद क्या आता है? खा आता है। तो का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है? खा होता है। आपका चा वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा होता है? छा होता है। चा, छा। टा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है? ठा होता है। ता का दूसरा वर्ण क्या होता है? था होता है। पा का दूसरा वर्ण क्या होता है? फा होता है। तो ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आप समझ रहे हो। आप लोगों के जो हम लोगों ने का से माँ तक आप लोगों के पढ़े थे 25 वर्ण, 25 वर्ण में हम लोगों ने 5 वर्ग देखे थे। 5 वर्ग में जो पहला और दूसरा वर्ग है उसके आप लोगों के आएंगे अघोष व्यंजन और चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वो होंगे आपके घोष व्यंजन। उसके साथ ही शा, 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 ये जो तीनों सा हैं ये आएंगे आपके अघोष व्यंजन में। कौन से आएंगे? तीनों सा आपके अघोष व्यंजन में आएंगे। उसके साथ पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब आएंगे आप लोगों के अघोष व्यंजन में। घोष व्यंजन में आप लोगों के यारा, ला, वा और हा भी आएगा। उसके साथ आप लोगों के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग जो है ये सब आपके घोष व्यंजन होंगे। और अघोष व्यंजन में पहला और दूसरे वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, साथ ही शा, शा, शा। और शा, शा, शा को हम लोग कौन से वर्ण कहते हैं या कौन से व्यंजन कहते हैं वो बताइए मुझे। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन? शा, शा, शा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन? कॉमेंट करिए जल्दी फटाफट। हर किसी को बताना है, ये नहीं है कि बताना ही नहीं है, हर किसी को कमेंट करके बताना है क्या कहते हैं इनको। वेरी गुड, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको। शा, शा, शा जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। यारा, लावा जो होते हैं ये आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो वाह्य व्यंजन के हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा कि किस पे देखा कि जिसमें हम लोगों की सांस लेने में जो कंपन होती है उसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के व्यंजन के 2 प्रकार होते थे। पहला तो घोष और दूसरा अघोष। घोष में क्या था कि जो स्वरतंत्र है वहाँ अगर कंपन होता है तो वो घोष होते थे, जबकि अगर कंपन नहीं होता है तो अघोष होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर चल रहा था। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर दूसरा जो है वो होते हैं आप लोगों के श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर आप लोगों के, और हम लोग देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बाह्य व्यंजन में आपके 2 प्रकार होते हैं, एक तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया और दूसरा ये है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर आप लोगों के इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण जो है ये आप लोगों का इसका दूसरा पार्ट है। आप कह सकते हो बाह्य प्रयत्न में आपके एक तो घोष और अघोष से, दूसरे जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण जो है ये आपके बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही इसके 2 पार्ट्स हैं। देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं, वे सभी भाषा जिसके बोलने में सांस की मात्रा कम निकलती है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। मतलब जिन भी वर्णों को हम लोग उच्चारित करते हैं तो उनके उच्चारण में हम लोगों को बोलने में बहुत कम मात्रा या फिर बहुत कम प्रेशर देना पड़ता है, या सांस जो है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। अल्प प्राण मतलब जिन भी वर्णों को बोलने में हम लोगों को अपना जो प्रेशर है, जो हम लोग बहुत प्रेशर से वर्ड बोलते हैं वो ना लगाना पड़े, उसके साथ ही बहुत कम प्रेशर में बहुत जल्दी जो वर्ड्स निकल जाए। मतलब आप कह सकते हो जिन्हें बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो डेफिनेशन क्या है अल्प प्राण की? वे सभी भाषा जिसकी बोलने में सांस की मात्रा कम निकलती हो, मतलब बहुत तेज़ी से हम लोग को सांस नहीं लेनी पड़ती हो या प्रेशर नहीं देना पड़ता हो, उसे हम लोग कहते हैं अल्प। अल्प मतलब होता है थोड़ी, मतलब थोड़े से प्रेशर में ही वो वर्ड निकल आए, वो वर्ड उच्चारित हो जाए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। कैसे याद रखना है? अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या होती है? जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे या जिसे बोलने में बहुत कम आपकी मात्रा लगे, आप ये भी कह सकते हो, जिसे हम लोग बहुत ईजिली बोल सकते हैं उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण वो होते हैं जिसे बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा प्रेशर लगता है जिस वर्णों को बोलने में। तो इसमें कौन कौन से वर्ग होते हैं वो देखते हैं। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो होते हैं सब आपके अल्प प्राण, मतलब उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है या बहुत कम मात्रा लगती है। पहला वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, चा, टा, ता, पा, ये सब क्या है? ये सब आपके पहले वर्ग के हैं। तीसरे वर्ग में का वर्ग का जो तीसरा देखिए, का, खा, गा,
तो तीसरा क्या है गा। चावर का तीसरा देखिए चा छा जा, जा क्या है तीसरा। टावर का तीसरा देखिए टा ठा डा, क्या है तीसरा। तावर का तीसरा देखिए ता था दा, तीसरा। पावर का तीसरा देखिए पा फा बा, तीसरा। ये क्या है तीसरा। तो ये कौन सा पहला वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। अब बात करते हैं पांचवा। का वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होगा बताइए। का, खा, गा, घा, ड़ा। देखिए आपको अपने हाथ में गिनती करते हुए देखना है। चा वर्ग का आप बताइए मुझे पांचवा वर्ण कौन सा होगा। इंगा होगा। आगे देखते हैं टावर का पांचवा वर्ण क्या होगा, ला होगा। तावर का पांचवा वर्ण क्या होगा, ना होगा। पावर का पांचवा वर्ग क्या होगा, मा होगा। तो का वर्ग का पहला अगर पहला वर्ग देखते हैं तो का, चा, टा, ता, पा। तीसरा वर्ग देखते हैं तो गा, जा, ड़ा, दा, बा। पांचवा वर्ग देखते हैं तो ला, या, ड़ा, ना, मा। ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के अल्प प्राण होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। आप बोल के देखिए, आप इनको बोल के देखिए अगर यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया है किसी के आधार पर तो ऐसा होता है सच में, तभी इनको अलग अलग बताया गया है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं और उसके साथ घोष क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो ये क्यों बताया गया, क्योंकि ऐसा होता है। आप बोल के देखिए का, चा, टा, ता, पा, जा, गा, ड़ा, दा, बा। कितनी ईजिली वे में आप इन्हें बोल पा रहे हो ना, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत फास्ट आप इनको बोल सकते हो। उसके साथ ही आप लोगों के जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आप लोगों के अल्प प्राण कहलाते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ये क्या होता है, ये आपके होते हैं अल्प प्राण। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और या, रा, ला, वा, ये आपके होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण, इनको कहते हैं अल्प प्राण। तो आपको अल्प प्राण समझ में आया, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, वे सभी भाषा जिसके बोलने के दौरान सांस की मात्रा अधिक निकलती है उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। मतलब जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है, या फिर आप कह सकते हो जिन वर्णों को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, या वो वर्ण जिन्हें बोलने में हम लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उनको हम लोग कहते हैं महाप्राण। या फिर आप डेफिनेशन के वे में समझ सकते हैं तो वे वर्ण जिनको बोलने के समय जो सांस की मात्रा है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है, ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण। एग्जाम्पल देखते हैं इनके कौन कौन से होते हैं। दूसरा वर्ग और आप लोगों का चौथा वर्ग होता है महाप्राण। दूसरे वर्ग में क्या है और चौथे वर्ग में क्या है। दूसरा वर्ग मतलब खा, छा, ठा, था, फा। का वर्ग का दूसरा वर्ण बताइए क्या होता है, खा होता है। चा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है, छा होता है। टा वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है, ठा होता है। तो ये क्या है, ये आपका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। चौथा वर्ग के व्यंजन घा, झा, ढा, धा और भा, ये होते हैं आप लोगों के महाप्राण। उसके बाद फिर जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने, 4 होते हैं, तो चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं आप लोगों के महाप्राण में आते हैं। कौन कौन से, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। उसके बाद शा, शा, शाहा, ये आते हैं आप लोगों के महाप्राण में। शा शा बोलिए ज़रा आपने एक बार, कितना ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है आपको और टाइम भी कितना ज़्यादा लगता है, इसलिए तो इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। और इनको बोलने से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है आपके बॉडी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा आपके ज़्यादा टाइम लगता है इनको बोलने में, और एनर्जी भी लगती है बहुत ज़्यादा। आप बोल के देखिए, शा 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 हा, शा शा हा। तो इनको बोलने में क्या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, इसलिए इनको महाप्राण कहा गया है। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है उसके जरा वर्ड बोलिए, खा, छा, ठा, था, फा। मतलब कितना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ी, इसलिए इनको कहते हैं महाप्राण, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, प्रेशर भी ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको महाप्राण में रखा गया है। तो आप लोगों से कहा जाए अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग जो है वो आपके अल्प प्राण में आता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो आपके महाप्राण में आता है। आप लोगों के अल्प प्राण का या, रा, ला, वा, ये आपके अल्प प्राण में आता है। महाप्राण में शा, 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 हा भी आप लोगों के महाप्राण में आता है। तो हम लोगों ने देखे घोष और अघोष, एक बार फिर से देखते हैं। घोष व्यंजन क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा अघोष व्यंजन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों के अल्प प्राण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा महाप्राण क्या होते हैं। ये सब किसके आधार पर थे, ये सब थे आप लोगों के बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। हम लोगों ने इसके 2 पार्ट देखे हुए थे। पहला क्या था, पहला था आप लोगों के बाह्य प्रयत्न और दूसरा था अभ्यंतर प्रयत्न। तो हम लोगों ने बाह्य प्रयत्न को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। क्या होता है अभ्यंतर प्रयत्न। अब हम लोग
लोग डिस्कस करेंगे अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में। क्या होते हैं अभ्यांतर प्रयत्न? अभ्यांतर प्रयत्न का मतलब होता है भीतर, बाह्य का मतलब होता है बाहर जो वर्ड निकल रहे हो, अभ्यांतर का मतलब है जो भीतर जा रहते हो या जिन्हें मतलब आप कह सकते हो भीतर। अभी हम लोग उनको समझते हैं। अभ्यांतर का मतलब होता है भीतर। देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। किसे कहते हैं? भीतर। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, मतलब हम लोग जब किसी वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये वर्ड बहुत जल्दी जल्दी बोले या फिर इन्हें बहुत जल्दी बोलना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। डेफिनेशन देखते हैं। वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व, मतलब उच्चारण के पहले मुख के अंदर होती है, मतलब ऐसा लगता है जल्दी से इसको बोल दिया जाए, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अभ्यांतर का मतलब होता है भीतर और बाह्य का मतलब होता है जो बाहर निकलते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न में सबसे पहला जो है वो है स्पर्श संघर्षी। क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी? इनके बारे में देखते हैं। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती हुई जाती है, मतलब इसमें जो जीभ है आप लोगों की वो उच्चारण स्थान को रगड़ते हुए मतलब टच करते हुए जाती है। इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। चा, छा, जा, झा, ये 4 होते हैं आप लोगों के स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको जरा एक बार बोल के देखते हैं। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती हुई जाती है, मतलब चा, छा, जा, झा। आप इनको बोल के देखिए। आपकी जो जीभ है वो यहाँ वहाँ हो रही है, कहीं टच कर रही है? आप ये देखिए ज़रा, कर रही है ना, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, ये होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे देखते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं वो देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है, मतलब इनको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी। मतलब इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। आप समझ रहे हो? इनको मतलब आप इजीली नहीं बोल सकते, इनको बोलने में बहुत प्रेशर देना पड़ता है, साथ ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और जिन वर्णों को बोलने में हम लोग जीभ को स्पर्श करते हुए करते हैं और साथ ही संघर्ष भी लगता है बोलने में, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है उन्हें हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि शा, 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 हा, जा, फा, ये आप लोगों के होते हैं संघर्षी व्यंजन। आप लोग इन्हें बोल के देखिए, उच्चारित करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना आप लोगों को। शा, शा, हा, जा, फा, तो ये क्या है? ये इसमें इनको बोलने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है या बहुत संघर्ष करना पड़ता है या बहुत एनर्जी लगती है इनको बोलने में, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन। आपको समझ आ रहा है इस पर संघर्षी क्या होता है, संघर्षी क्या होता है? आप इसको रिलेट करते हुए चलिए और इनको समझते हुए चलना है, आपको रटना नहीं है इन वर्डों को। मैं फिर से कह रही हूँ, आप रटेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण तो केवल उतने ही हैं, लेकिन उन वर्णों में जो खेल है आपका मेन वो है। अगर आपसे भी कह दिया जाए कि माँ बताइए आपका घोष है अघोष है, तो आप बता पाएंगे? ऐसे नहीं बता पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा ना 5 मिनट, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है तो फिर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते या आप इनको नहीं बता सकते हो। आप नहीं बता सकते हो घोष क्या होता है अघोष क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। आप जितना ईजी इसको समझ रहे हो उतना ईजी है नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ आपको। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत कन्फ्यूज़न। एग्जाम में जब बैठते हैं ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आपको भी पता नहीं होता कि कौन से वर्ड कहाँ है आपका, समझ रहे हैं आप? तो आप इसको इतना ईजिली मत लो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है, तभी आपके जो परसेंटेज हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ते हुए चलना है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, डीप नॉलेज आपको दे रही हूँ, जिससे कि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप समझ रहे हैं संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। शा, 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 हा, जा, फा, ये होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। ये कहते हैं 6 जो हैं ये आपके संघर्षी व्यंजन हैं। 4 होते हैं आप लोगों के स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं संघर्षी व्यंजन के बारे में। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट आपका थर्ड है पार्श्विक।
क्या होता है पार्श्विक व्यंजन? किसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है और हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। मतलब क्या है इसका? जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि जो मुख द्वार का जो मेन पोर्शन है, मतलब जो आपके लिप्स हैं वो आपके बंद रहते हैं, और जो आपका जब ये व्यंजन बोलते हो दोनों साइड से, जो आपके साइड देखेंगे लिप्स के जो साइड्स होते हैं दोनों, वहाँ से आप लोगों की जो वायु है वो निकलती है। बोल के देखिए ज़रा ये व्यंजन है कौन सा? तो ये व्यंजन है आपका ला। बोलिए ला 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 ला। आप जब इनको ला बोलेंगे ना तो ये देखिए मुंह तो आपको पूरा खुलेगा, लेकिन आपकी जो सांस जो निकलेगी, जो वायु निकलेगी वो आपके साइड के पोर्शन से निकलेगी। जो आपके लिप्स के दोनों साइड के पार्ट्स है ना, वहाँ से आप लोगों की जो वायु है वो निकलेगी। आप बोल के देखिए ला 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 ला। तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो आपकी जो वायु है वो साइड से निकल रही है, बीच में आपके हल्का सा रुकावट हो रही है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक मतलब होता है साइड से, दोनों पार्श्वों से, मतलब दोनों पार्ट्स की जो आपके साइड के दोनों पार्ट है वहाँ से आप लोगों की वायु निकलती है, इसलिए इनको हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा है? ला आपका पार्श्विक व्यंजन है। इसको बोल के देखिए ला 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 ला। आपको समझ आ रहा है? तो पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है और हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है, मतलब दोनों पार्ट से निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। लुंठित और प्रकंपी व्यंजन क्या होता है? ये आपका 2 बार पूछा गया है, एक तो 2018 में और दूसरा 2016 में। 2 बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है कि आप लोगों का लुंठित और प्रकंपी व्यंजन क्या होते हैं। कौन कौन से लुंठित और प्रकंपी व्यंजन? तो इसको आपको समझना है क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो आपके 2022 में भी पूछने के चांसेस हैं। इस वजह से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ नीचे की ओर लुढ़कती हुई सी लगती है, उसे हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। मतलब जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है क्या, वो लुढ़कती हुई लगती है, नीचे के साइड लुढ़क रही हो जैसे। तो ये व्यंजन कौन सा, ये देखता हूँ। ये पता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कहीं भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक वर्ण है केवल। आपको इसे ही समझना है कि आप लोगों का लुंठित क्या होता है। उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो आपको पता होना चाहिए कि पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो देखते हैं क्या है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ नीचे की ओर लुढ़कती हुई सी लगती है या प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। आगे क्या है, एक डेफिनेशन इसकी और है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ में कंपन होता है, उन्हें हम लोग प्रकंपित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन को ही हम लोग प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग प्रकंपी व्यंजन भी कहते हैं। किसे? लुंठित व्यंजन को। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई। जब आपकी जीभ जो है वो नीचे की ओर लुढ़कती हुई आपको लगे कि नीचे लुढ़क रही है, या प्रतीत हो या फिर आपको लगे ऐसा, तो उन्हें हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। उसके साथ ही जीभ में अगर कंपन होता है आपके, तो आप इसे प्रकंपित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन सा होता है? रा। रा जो है ये आप लोगों का होता है लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। बोल के देखिए इसको, रा 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 रा। तो आपकी जो जीभ क्या है ये नीचे तरफ आ रही है, आप देख रहे हो, और साथ ही आपकी जो जीभ है उसमें वाइब्रेशन भी हो रहा है। आप ट्राई करिए, रा 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 रा, वाइब्रेशन हो रहा है। मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, तो आप तो फील करिए। आप एक बार बोल के देखिए, रा रा रा, है ना, हो रहा है ना। इसलिए इसको लुंठित और प्रकंपी या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रा को हम लोग लुंठित व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रकंपी और लुंठित व्यंजन एक ही होते हैं। प्रकंपी, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन एक ही होते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लुंठित, इन्हीं को प्रकंपी और इन्हीं को हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे 5th है आप लोगों का स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन? जब हम मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। मतलब जब हम लोग किसी भी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या अपना मुख द्वार खोलते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह तो खुलता है ना हम लोग का। तो जब आप लोगों का मुंह खुलता है और हम लोग किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो यहाँ वहाँ स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम लोगों ने स्पर्शी व्यंजन कहा है। कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, पा, फा, भा, भा, बा, भा,
तो ये क्या है, ये आपके होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, पा, फा, भा। ये आपके होते हैं कौन से? ये होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, उसके पहले हम लोगों ने देखा लुंठित और प्रकम्पी व्यंजन क्या होते हैं, उसके पहले हम लोगों ने देखा पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये किसके आधार पर? ये आपके अभ्यांतर प्रत्यय के आधार पर होते हैं। अभ्यांतर प्रत्यय क्या होता है? वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं अभ्यांतर प्रत्यय। क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रत्यय। तो अभ्यांतर प्रत्यय को आपको समझ में आया कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके अभ्यांतर प्रश्न के भाग हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रकार है, कुछ भी आप कह सकते हो। अभ्यांतर प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से ये आपके 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बाह्य प्रश्न के आधार पर। तो बाह्य प्रश्न के आधार पर हम लोगों ने देखा कि घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और अल्प प्राण और महाप्राण, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बाह्य प्रश्न के आधार पर। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है आप लोगों के वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ। वर्णों को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। अब आप ये पूछेंगे ये किस चैप्टर का है, तो ये आप लोगों के देखिए चैप्टर नंबर, अगर आप लोगों के पास साहित्य पब्लिकेशन की बुक है तो चैप्टर नंबर आप लोगों का ये फर्स्ट है। देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी आपको लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं ली हैं तो अब आप बुक्स मत लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस देखते रहिए, क्लासेस से नोट्स बनाते रहिए। बस मेन नोट्स अगर आपने बना लिए मेरी क्लासेस के तो आप समझ जाइए, अगर वो नोट्स आपने बना लिए तो उन नोट्स से बाहर मैं कुछ भी कोशिश करूँ कि नहीं जाए। मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना वो भी आपके उसी नोटबुक में मिलेंगे, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपने अगर मेरी नोट्स बना ली, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनके अगर नोट्स बना लिए, तो आपको फिर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों की ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी जो लास्ट 4 5 6 7 सालों में आया हुआ है और वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो, या कोई भी टॉपिक हो, तो मैं आपका एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं ली हैं तो अब आप बुक्स मत लीजिए। मैं अब आपको आगे बताऊँगी कि अब आपको करना क्या है। अभी आपको नोट्स बनाना है मेरे, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि PDF से बना रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी, बट आप अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आप समझिए कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं थोड़ा सा भी, तो देखिए मैं अब बहुत सारे आपके ऐसा नहीं है चैप्टर कराऊंगी, मैं आपकी लिमिटेड चीज़ें कराऊंगी और वो चीज़ें जो आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रॉपर नोट्स बना लिए और उनसे अगर रिवीजन आप करते रहे तो आप समझ जाइए कि उससे बाहर एग्जाम में आपके कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको इन सब के नोट्स बनाते हुए चलना है। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट में दिया है, यहाँ पे क्या, यहाँ 2 चैप्टर का मिक्सअप है, इस वजह से मैं आपको बता के चल रही हूँ। अदरवाइज आपके चीज़ें कुछ बाहर नहीं जा रही, कहीं कुछ नहीं जा रहा, सारा कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी। आपको इतना परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, कंटिन्यू कनेक्ट हूँ। और आपका जब तक DLED पूरा नहीं हो जाता, मैं कोशिश है कि मैं पूरा आपके साथ हूँ। आपका सिलेबस भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, रिवीजन, क्वेश्चन आंसर, मैराथन सब कुछ कराऊंगी। डोंट वरी, मैं हूँ आप लोगों के साथ। जब मैंने आप लोगों का स्टार्टिंग से साथ दिया है तो मैं लास्ट तक आप लोगों का साथ दूंगी और मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ। 90% ऐसे ही नहीं आएंगे, मैं अभी कंटिन्यू आपके साथ वर्क करूँगी और आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू वर्क करेंगे। देखिए क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, बिकॉज मुझे लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपकी कमेंट्स और लाइक ही तो मुझे मोटिवेट करते हैं डेली क्लासेस लेने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो अगर क्लासेस पसंद आया करें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तभी आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो आप लोगों को अगर आपको पसंद आ रही है सेशन, आज की क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए। साथ ही अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करिए और उसके साथ ही मुझे कमेंट सेशन में ये जरूर बता दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्लासेस आपकी लॉन्ग होंगी। अब आपकी क्लासेस जो है वो लॉन्ग ही चलेंगी, मतलब मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों की जो क्लासेस है वो 1 घंटे से ज़्यादा की ही हो, मतलब 1 घंटे में कंटिन्यू आप लोगों के साथ पढ़ा सकूँ, आपको आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, बिकॉज तभी आपकी जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो पाएगा। और जो क्लासेस है वो लंबी रखने का इसलिए रीज़न है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि 35 मिनट या 40 मिनट की क्लासेस में कुछ होता नहीं था, मतलब मैं भी बहुत प्रॉपर से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी और आप लोगों को भी बहुत कम चीज़ें मिल पाती थी। इसके बारे में हम लोग लास्ट
क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी ये हम लोग सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ क्लास के लास्ट में, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए क्लास के लास्ट तक। हम लोग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर की। तो चलिए देखते हैं। वर्णों को लिखते समय सावधानियां, मतलब हम लोग जब वर्ण लिखते हैं तो उस टाइम हम लोगों को कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जब हम लोग वर्णों को लिखते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर बच्चों को जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमें वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को सही से नहीं लिख पाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो लिखते ही नहीं है, या फिर उनकी हैबिट में जो है वो नहीं होता है। बिकॉज हम लोग जैसा मनाते हैं वैसा व्यंजन लिखते हैं, या फिर वैसा ही वर्ण लिख देते हैं, क्योंकि बचपन से वही चीज़ चल रही हो। अब क्या है, जैसे बड़े होते हैं हम लोग तो राइटिंग हम लोग की फास्ट हो जाती है, तो फिर हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्या लिख रहे हैं, बस जो लिख रहे हैं वो समझ आना चाहिए मेरे को, दैट्स इट। तो वही चीज़ है। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को सही नहीं लिख पाते हैं तथा उच्चारण के समय भी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए जो वर्ण ठीक प्रकार लिख या बोल नहीं पाते या लिखने में गलती कर देते हैं, जो कि निम्न है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलने में गलती कर देते हैं या फिर उनको लिखने में अक्सर गलती करते हैं। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाने जाएं तो वहाँ पे बच्चों की आदत जो है वो स्टार्टिंग से ही वैसी डलवाएं जैसे वर्ण लिखे जाते हैं। मतलब जो आप राइट वर्ण लिखेंगे तभी तो बच्चे भी उस चीज़ को सही लिखेंगे। अगर आप ही उस चीज़ को गलत लिखेंगे तो बच्चे भी उसी तरीके से गलत लिखेंगे। तो आप में जो गलतियाँ हैं वो आपको ध्यान देनी है कि आप वर्णों को किस प्रकार से लिखते हो और वर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही किस वर्ण का क्या उच्चारण करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपका वर्णों में जो आप जब वर्णों का उच्चारण करें तो आप गलत उच्चारण ना करें किसी भी वर्ण का। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उसको सीख लें या फिर आप उससे डिस्कस कर लें, लेकिन आप गलत उच्चारण ना करें, क्योंकि जैसा आप उच्चारण करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए कहते हैं टीचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के भविष्य में, क्योंकि जैसा टीचर बच्चे को सिखाता है बच्चा वैसा ही सीखता है। तो आपको बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी है और जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप बच्चों को वो चीज़ें ना बताएं, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो बच्चा भी कन्फ्यूजन में जाएगा। इसलिए जब तक आप चीज़ें श्योर ना कर लें, कन्फर्म ना कर लें, तब तक बच्चे के साथ डिस्कस ना करें। तो ये कुछ बच्चों को पढ़ाने के मेथड्स होते हैं जो कि आप लोगों को सीखने हैं डीएलएड में, कि आपको लोगों को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, या बच्चे कौन सी गलतियाँ करते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट है आप लोगों का घा ऊपर से बंद तथा धा ऊपर से खुला रहता है। मतलब क्या है, देखिए जरा इसका, कि मुझे आपको अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा क्या होता है। जब हम लोग घा लिखते हैं, देखिए आप, ये घा है, घा को क्या करते हैं, ये ऊपर से बंद होता है, इस पर ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे लाइन। लेकिन जबकि धा जो होता है उस पर हम लोग केवल ऐसे लाइन खींचनी है, क्योंकि अगर ऐसे खींच देंगे तो ये धा बन जाएगा। जो ये धा है ये तो घा लगने लगेगा ना, फिर ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम लोग धा बनाएंगे तो वहाँ केवल इसके डंडे पे लाइन पे खींचेंगे, ये जो गुंडी है यहाँ पर नहीं खिलेंगे, लाइन खींचेंगे क्योंकि ये खुली रहेगी। तो बताया गया है घा ऊपर से बंद तथा धा जो है वो ऊपर से खुला रहना चाहिए। घा को बंद कर देना है और धा को हम लोगों को खुला रखना है। तो ये राइट तरीका है लिखने का। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, था ऊपर से खुला तथा या ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। मतलब अब क्या है, जो आपका या होता है इसको आप लोगों को प्रॉपर बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो आपका था होता है इसको आप लोगों को खोल के रखना चाहिए। इस पर पूरे पे लाइन नहीं करनी है आपको, था पे आपको, था पे केवल इस डंडे पे लाइन करनी है, जबकि या पे आपको पूरी लाइन करनी है। तो ये क्या है, ये लिखने के कुछ तरीके हैं जो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने हैं। मतलब आप लोग ही गलतियां कर रहे होंगे, आप लोग देखिए, आप लोगों ने जहाँ कहीं ऐसा लिखा है तो ऐसा तो नहीं है कहीं आप ऐसे लिख रहे हो जैसे ये इसमें बताया गया है। मतलब कहीं आप भी तो गलती नहीं कर रहे हैं, ये एक बार आप चेकआउट कर लें। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को आपको सुधारना है, अपने साथ साथ दूसरे भी लोगों की गलतियाँ सुधरवानी है। और बच्चों को जो आप पढ़ाएं तो उस बात का ध्यान रखें कि धा और घा इन दोनों में किस तरीके से इनको लिखना है, या और था इसको किस तरीके से लिखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बताता है भा ऊपर से खुला तथा माँ ऊपर से बंद करके लिखें। मतलब भा को ऊपर से खुला रखना है और माँ को ऊपर से बंद रखना है। देखते हैं किस प्रकार से। भा आपने लिखा तो आपको इस तरीके से एक डंडा लगाना है, जबकि माँ अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा इस तरीके से उसके ऊपर डंडी लगानी है।
तो ये दोनों राइट तरीके हैं इसको लिखने के। भा ऊपर से खुला रहेगा जबकि माँ जो है वो ऊपर से बंद रहेगा। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट में क्या बताते हैं, इसी प्रकार ना, रा, ला, शा, शा, हा को भी ध्यान से लिखना चाहिए। मतलब इसी तरीके से ना को, रा को, ला को, शा को, शा को और आपके हा को, इन सबको ध्यान से लिखना चाहिए क्योंकि इनको लिखते टाइम बहुत गलतियाँ होती हैं। देखिए ये ना में आप नीचे से गुंडी लगाते हैं, ओके। रा जो है आप इसको ऐसे लिखेंगे, ला को आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, उसके बाद सा को आपको ऐसे लिखना है। तो ये सब के ये तरीके हैं कुछ लिखने के। तो आपकी लिखावट अगर अच्छी है तभी तो आप बच्चों को वैसे ही सिखाएंगे। तो आपको अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएं तो वहाँ पे अगर बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और यहाँ आप गलतियाँ ना करें, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे बच्चा ही करेगा। आगे देखते हैं फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है रा वर्ण का उदाहरण। रा वर्ण जो है इसकी उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। रा कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ये ग्रहण है। ग्रहण में क्या है, नीचे रा लगा हुआ है। पर्वत में क्या है, ऊपर रा लगा हुआ है। गृहस्थ में क्या है, नीचे रा लगा हुआ है। और जो थर्ड है ऋषि, ऋषि में यहाँ आपके ये रा लगा हुआ है। तो ये क्या है, रा वर्ण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि रा कहाँ कहाँ लग सकता है। तो रा ग्रहण में नीचे लगा है, पर्वत में ऊपर लगा है, गृहस्थ में नीचे लगा है, ऋषि में आपके नीचे लगा है। तो ये रा वर्ण के उदाहरण हैं कुछ जो कि आपको ध्यान देने हैं जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएं। आगे देखते हैं 6 पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या है 6 पॉइंट, आ, ओ, अंग, अहा, था, धा, भा को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। मतलब अगर इन वर्णों को हम लोग देखें तो ये ऊपर से कैसे खुले रहते हैं। मतलब आ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बड़ा आ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी ये मेरा गलत खुद ही हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, केवल इस पर रहेगी। आओ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आओ, मतलब आ के ऊपर नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद अंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसके बाद था को हम लोग ऐसे लिखते हैं, धा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब इनमें जो क्या है, इनमें बताया गया है कि इनको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। बच्चे इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे कि आ है तो आ को लिखते टाइम बच्चा ऐसे करता है, ऐसा नहीं होता। आ जो है वो आपका ऐसे होता है, बड़ा आ जो है ये आपका ऐसे होता है, समझ रहे हो। आपका ओ जो है ये आपका ऐसे होता है, आओ जो है ये आपका ऐसे होता है। आपको ऐसे नहीं करना पूरा इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो ये आपको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। तो आप समझ रहे हो, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि बच्चे अक्सर यहाँ गलतियाँ करते हैं। जैसे कि था के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये या लगने लगता है और धा के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये आप लोगों की घा लगने लगता है। ये एग्जाम्पल बताया है कि था को अगर हम लोग इसके ऊपर पूरी लकीर कर देते हैं तो ये या लगने लगता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि या है या फिर ये धा है। तो इस वजह से यहाँ आपको ध्यान देना है कि धा पे आप लोगों को पूरी लकीर नहीं खींचनी है, जबकि घा पे आप लोगों को पूरी लकीर खींचनी है। आप समझ रहे हो। था और या में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि था जो है उसमें लकीर आप पूरी खींच देते हो तो वो या लगने लगता है। तो इन चीज़ों पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें और हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना। मतलब जो अनुनासिक ध्वनियाँ जो होती हैं या लिपि जो या संकेत जो होते हैं उनको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनको किस तरीके से शुद्ध लिख सकते हैं। क्योंकि अनुनासिक ध्वनियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उनके बारे में हम लोग को प्रॉपर तरीके से पता भी नहीं होता है। हम लोगों ने अनुनासिक ध्वनियों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। तो आगे देखते हैं एक चीज़, अनुनासिक ध्वनियों के संकेत अंग, ई, आहा। मतलब आपकी जो अंग होती है ये आपका ई के ऊपर मतलब जो बिंदी रख दी जाती है तो ये आपकी अनुनासिक हो जाती है। देखते हैं इसके बारे में। अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको नासिका की सहायता से बोलते हैं। किसकी, नासिका की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो जो आपकी अंग होती है इसे हम लोग अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग नासिका की सहायता से उच्चारित करते हैं। मतलब इसका उच्चारण जो है वो हम लोग नासिका की सहायता से करते हैं, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। क्या होता है, एग्जाम्पल इसकी करके समझ लेते हैं हम लोग क्या चीज़ें रहती हैं।
एग्जाम्पल आपका जैसे कि हंस, जैसे एग्जाम्पल आपका जैसे हंस, झांसी, कहाँ, यहाँ, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के अनुनासिक हैं। ये क्या है, अनुनासिक हैं, जिनको हम लोग नासिका की सहायता से बोलते हैं। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिकता आ जाती है, जैसे कि सांप है। सांप में क्या है, सर्प का सांप होता है, तो इनमें क्या है, अपने आप अनुनासिकता जो है वो आ जाती है। कुछ शब्दों में अनुनासिकता का आना स्वाभाविक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अनुनासिक आपके आना ही है, ये श्योर है। जैसे चंद्र है, चंद्र का क्या कहते हैं, चंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा। ऊष्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्ट। ये क्या है, ये आपके तद्भव तत्सम है, या फिर आप इनको कह सकते हो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसफर है। कूप आपका संस्कृत में होता है और कुआं आपका हिंदी में होता है। अश्र आप लोगों का संस्कृत में होता है, आंसू आप लोगों के अश्रु होगा यहाँ पे, आंसू आप लोगों के हिंदी में होता है। सत्य क्या है, आपके संस्कृत में होता है। सांच क्या है, ये आप लोगों के हिंदी में होता है। तो ये जो वर्ण होते हैं ये आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं, या फिर इनका उच्चारण जो है वो नासिका की सहायता से होता है, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिकता कहते हैं। जैसे कि चांद, ऊंट, कुआं, अंशु या आंसू, उसके बाद सांच, ये सब क्या है, ये सब आपके अनुनासिक शब्द होते हैं या अनुनासिक वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, ये सब आप लोगों के अनुनासिक शब्द होते हैं। कौन कौन से, चांद, ऊन, कुआं, इन लोगों को हम लोग बोलना नहीं चाहते नाक की जोर से, लेकिन ये अपने आप ही बोले जाते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग अनुनासिकता कहते हैं। तो यहाँ हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो चांद इस तरीके से लिख देते हैं, क्या, चांद इस तरीके से लिख देते हैं, या कुआं लिख दिया तो कुआं में उन्होंने ये नहीं लगाया और उन्होंने ऐसे लिख दिया, कुआं, कुआं लिया और ऐसे, तो ये क्या, ये आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, जबकि ये आपका सही है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कई बार आपसे पूछा गया है शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखिए। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल आप लोगों की 2 क्लासेस रहेंगी, मैं आपको बता दूंगी आगे कि शेड्यूल कैसा है। अभी आप पहले इसको समझ लो, तो आपको समझ में आया कि अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं या अनुनासिक संकेत क्या होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को प्रॉपर पढ़ लेनी है। जो अंग होता है इसे हम लोग नासिका की सहायता से बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए। अगर आप लोगों से कहीं पूछा जाए कि इनको शुद्ध तरीके से किस प्रकार लिखते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिया जा सकता है हंस, ऐसे, तो ये आपका हंस होता है, जबकि ये है आपका हश। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। सर्प, सांप कैसे लिखते हैं, तो तद्भव तत्सम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप ये पूछा जाता है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तभी हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना, किस तरीके से हम लोग इनको शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली आप लोगों की। क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से हम लोगों को वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उन वर्णों को हम लोगों ने देखा कि कहाँ कैसे गलतियाँ होती हैं लिखते टाइम या फिर उच्चारण करते टाइम। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ आप लोगों का है कि अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं क्लास के बाद करूँगी। तो वो जो डिस्कशन है वो देख लेते हैं, क्या डिस्कशन है, देखते हैं आगे यहाँ पे क्या डिस्कशन है आप लोगों का। देखिए अभी क्या था, अभी जो आप लोगों की क्लासेस चल रही थी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, वो आप लोगों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने आपका टाइम टेबल बनाया था और उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी क्लासेस चल रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि वहाँ क्लासेस आपकी मैं केवल 30 या 35 मिनट की ही ले पाती हूँ। मैंने बहुत मैक्सिमम कोशिश की तो वो 45 तक ही क्लासेस आपकी जा रही थी। 45 मिनट की मैं क्लासेस जब लेती थी तो मैं मतलब आपको प्रॉपर तरीके से समझा भी नहीं पाती हूँ, और आपका इस तरीके से कोर्स फिनिश भी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में मैं 2 क्लासेस लूँगी। अगर मैं 30 की ले रही तो 1 घंटे की आपकी पर डे क्लास होती थी। कितने घंटे की, 1 घंटे की आपकी पर डे क्लास होती थी। उसकी जगह अब मैं आप लोगों की 2 क्लासेस नहीं लूँगी। क्या करूँगी, मैं 2 क्लासेस नहीं लूँगी। अब आपकी टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो भी कुछ टाइम के लिए चेंज हो रहा है, परमानेंट चेंज नहीं है, ये आपके कुछ टाइम के लिए चेंज है, मैं बताती हूँ। अब आपकी डेली 1 क्लास होगी, कितनी होगी, 1 क्लास होगी। लेकिन 1 क्लास जो है वो आपकी कम से कम 1 घंटे की, या फिर आप कह सकते हो 1.5 घंटे की। 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, लेकिन क्लास आपकी 1 होगी। एक क्लास को हम लोगों का जो टाइम है वो बढ़ा दिया। 1 क्लास आप लोगों की 1 या 1.5 घंटे की होगी, और वो प्रॉपर क्लास होगी। मतलब उसमें आप लोगों का 1 टॉपिक मैं पूरा फिनिश करूँगी, या 1 से 2 टॉपिक भी फिनिश हो सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे, डीप तरीके से पढ़ेंगे, और प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इस वजह से आप ये जो क्लासेस का टाइम है वो अब 1 से 1.5 घंटे हो गया। 1 घंटे की क्लासेस हम लोगों की डेली चल रही हैं,
तो आपकी 1 से 1.5 घंटे की चल सकती है, मतलब 1 घंटा तो है ही, ये तो श्योर है। 1 घंटे से 1.5 घंटा भी हो सकता है, वो मुझे नहीं कंफर्म है, क्योंकि वो तो क्लास लेते टाइम ही पता चलता है कि अभी कितनी लेंथी क्लास होगी। तो 1 घंटे की अब आपकी डेली क्लासेस हुआ करेंगी। अब मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल क्या है वो देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो अब बात करते हैं वीक में। अगर आपकी देखा जाए तो वीक में आपके 7 डेज होते हैं। ओके, अब क्या होगा, 2 दिन आप लोगों की चलेगी हिंदी। ये नया टाइम है, आप लोग समझ लें इसको, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैम कौन सी क्लास चलती है कौन सी नहीं चलती है। 2 दिन आपकी चलेगी कंप्यूटर, 2 दिन चलेगी आपकी संस्कृत। क्या चलेगी? 2 दिन आपकी चलेगी संस्कृत। इसका पेपर 25 नंबर, इसका पेपर 25 नंबर, इसका पेपर 25 नंबर। ये 3 क्लासेस आपकी चलेंगी हफ्ते में। कौन कौन सी? 2 दिन चलेंगी हिंदी की, 2 दिन चलेंगी कंप्यूटर की और 2 दिन चलेंगी संस्कृत की। इसके साथ आपकी जो जितनी भी मैथ की क्लासेस हैं, मैथ की क्लासेस सब आपकी एक्स्ट्रा होंगी। क्या होंगी? सब एक्स्ट्रा होंगी। मतलब ये तो चलेंगी डेली आपकी। अगर मैथ की जिस दिन क्लास होती है वो सब आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। मतलब मैथ आपकी अलग चलेगी उस दिन, जिस दिन मैथ चलेगी उस दिन आपकी 2 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। लेकिन ये क्लासेस मैं पूरे वीक लूँगी आपकी, 2 दिन हिंदी की, 2 दिन कंप्यूटर की, 2 दिन संस्कृत की। मेरा मतलब क्या है, मेरे इस टाइम माइंड में क्या चल रहा है मैं वो बता रही हूँ। किस तरीके से मैं आपका ये जो टाइम टेबल है वो रख रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज देखिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मुझे जल्दी जल्दी एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है। तो एक एक सब्जेक्ट में अगर आप कहोगे कि मैं प्रॉपर एक दिन में 2 क्लासेस लूँ, तो देखो मैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लासेस ले नहीं सकती, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप भी नहीं पढ़ेंगे इतना ज़्यादा। ओके, और एक साथ इतनी ज़्यादा क्लासेस लेना और उनके नोट्स बनाना आपके लिए, पहले मैं पूरा सर्च करती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर मैं उनको लिखती हूँ प्रॉपर सर्च करने के बाद, फिर आप लोगों की मैं प्रॉपर क्लासेस लेती हूँ। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा टाइम, आपको लगता है कि मैं 1 घंटे पढ़ा रही हूँ, बट जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाता है। मुझे कम से कम, आप लोग समझ रहे हो, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपकी मैं एक एक चीज़ें पूरा यहाँ से वहाँ से कंफर्म करके बताती हूँ आपको। लास्ट ईयर के पेपर्स देखती हूँ, सारा कुछ यहाँ वहाँ से ढूंढ के सारी चीज़ें मैं आपको अरेंज तरीके से देती हूँ। तो आप समझ रहे हो मुझे काफ़ी टाइम लगता है सबको अरेंज करने में। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है मैं कहीं से छाप के आपको दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में, जितनी ईजी लैंग्वेज हो सकती है उसमें मैं कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। उतनी मैं ईजी लैंग्वेज आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ईजी लैंग्वेज आपको लिखने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मुझे लिखने में, फिर सर्च करने में, प्रॉपर चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं ले सकती हूँ, ये भी है। और फिर आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्लासेस का रिवीजन भी करते हुए चलना है। लेकिन कोर्स मुझे प्रॉपर तरीके से फिनिश कराना है, और आपकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके कोर्स से बाहर आए। मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी, सारे चैप्टर्स फिनिश होंगे, सारी थ्योरी जो है वो सब मैं फिनिश कराऊंगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगी, आप लोगों के रिवीजन कराना है, मुझे एक्सरसाइज लगवानी है, सारा कुछ कराना है अभी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सोचा है कि पहले आपकी ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी मैं। जैसे ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, जो सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा उसकी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते जाएंगे। डेली तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए अब क्या है कि आपकी 1 घंटे क्लास होगी, उसमें कम से कम आपके 10 या 15 मिनट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिस दिन मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वहीं पर, उसी क्लास में, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जैसे ही ये टॉपिक, ये चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं या फिर ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है, मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी। जैसे हिंदी का हम लोगों ने पहले सिलेबस फिनिश कर लिया, मतलब आपकी हिंदी जो है फिनिश हो गई। देन आपकी हिंदी की जो एक्सरसाइज है या हिंदी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको रिवीजन कराने लगूंगी, मतलब उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे ही आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद जैसे ही आपके संस्कृत खत्म हो जाएगी, मैं संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। तो आप समझ रहे हो, जैसे ही एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा तो आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए तो आपका ऐसे क्या, आपका ऐसे सब्जेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा, उसके साथ ही आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैम जो आपकी 50-50 मार्क्स की क्लास उनका क्या जाएगा। देखिए इनमें क्या है, इनमें थोड़ा सिलेबस कम है। कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, उसमें बैक भी बच्चों को लगती है। संस्कृत का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें भी बच्चों की बैक ज़्यादा लगती है। तो मैं ये 3 सब्जेक्ट पहले कवर कराऊंगी। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं अगला सब्जेक्ट उठा लूँगी। तो ऐसे क्या है, जल्दी जल्दी आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा और मैं आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस करा पाऊँगी। तो पहले हम लोग अब आपके ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। मैथ की क्लासेस मैं आपसे कह रही हूँ एक्स्ट्रा होंगी, ये मेरी क्लासेस हफ्ते में चलेंगी। मैथ की जो भी क्लास आएगी वो सब एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी।
मतलब आपको ये क्लासेस डेली लेनी है। मैथ की जिस दिन आएगी उस दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि आज मैथ की क्लासेस आ रही हैं, तो उस दिन आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये आपकी वीक में 6 दिन आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू होंगी, और वो भी 1-1 घंटे प्लस की होंगी, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा की ही क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपका टॉपिक फिनिश हो जाए, जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ। और आपकी 1 घंटे क्लास में क्वेश्चन आंसर भी होंगे उस टॉपिक के, जो मैं पढ़ाऊंगी उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप समझ रहे हो मेरा ये पैटर्न अब मैं आगे स्टार्ट करने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपकी 1 घंटे क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आपकी कल जो है वो आपकी संस्कृत की क्लासेस होंगी। संस्कृत को आप लोगों को फिनिश कर देना है, क्योंकि यहाँ से बच्चों की बैग बहुत ज़्यादा लगती है, आप समझ रहे हो। मैं आपको बताती जा रही हूँ बैग कहाँ लगती है। मेरा देखिए मकसद केवल इतना सा है, आपके 90% आना। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपकी बैक लग सके, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे आपके मार्क्स कम होते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे परसेंटेज गिरती है। तो मैं आपके साथ कंटिन्यू चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, कहाँ आपको प्रॉपर क्या चीज़ें करनी है, मैं सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ आप गलती करोगे, यहाँ गलती कर सकते हो, या यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, या जो बच्चे और जो बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं, मैं सबसे सारी चीज़ें कंफर्म करती हूँ। जो चीज़ें मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। तो आप समझ रहे हो मेरा जो पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट है। मेरा मतलब केवल इतना है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ मैं, प्रॉपर तरीके से आपका कोर्स फिनिश हो जाए, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाए क्वेश्चन आपको रट जाए। आप समझ रहे हो, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन आपको रट जाए। इसलिए मुझे चाहिए है टाइम प्रैक्टिस कराने के लिए। तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसकी देन मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगी। प्रैक्टिस के बाद मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी, रिवीजन के बाद मैं मैराथन स्टार्ट कराऊंगी, मैराथन के बाद आप लोगों की सीरीज़ स्टार्ट कराऊंगी। इस तरीके से कुछ पैटर्न चलने वाला है आगे कुछ टाइम्स के लिए। तो आपको चीज़ों को समझना है। इसका जो प्रॉपर वो है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को डेली देख लेना है। तो कल से आप लोगों की संस्कृत की क्लास स्टार्ट होगी। संस्कृत की 2 दिन क्लासेस चलेंगी, फिर आपकी कंप्यूटर की क्लास चलेगी 2 दिन। तो 2 दिन जो क्लास चलेगी वो सब 1-1 घंटे की प्लस की होंगी। तो अब आपको आराम से बैठ जाना है 1 घंटे के लिए। प्रॉपर मेरे साथ ही क्लास में नोट्स बनाने हैं। पीडीडी ऐप से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। पीडीएफ से मैं केवल आप नोट्स मिला सकते हो, या जो चीज़ें छूट गई आप वो मिला सकते हो, या फिर जो बच्चे बाद में क्लासेस लेंगे वो ले सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स मेरे साथ ही बनाने हैं। अगर आपने टारगेट बनाया है 90% का, तो देखिए वहाँ आपको थोड़ा रियल रहना पड़ेगा और आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप सोचो ऐसे बन जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इतना ईजी नहीं है। 6 महीने में आपका इतना सारा कोर्स है वो फिनिश कराना, रिवीजन कराना, प्रैक्टिस कराना, इतना सब ईजी नहीं होता है। आप इसको ईजी वे में बिल्कुल भी लेके मत चलें प्लीज़। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं आपसे बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉलेज में नोट्स नहीं बन रहे सही से, तो आप मेरे नोट्स बनाइए पूरे। अगर आपको लग रहा है मेरे और कॉलेज के जो नोट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, आप प्रॉपर 8 सब्जेक्ट की कॉपियाँ लाइए, अलग से नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपके इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा होने वाले हैं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो आप यही सोचेंगे मैंने काश नोट बना लिए होते। अगर आप अभी आप नहीं बनाओगे तो आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। और आप ये सोच रहे हो कि मैं कोर्स फिनिश करा पाऊँगी या नहीं करा पाऊँगी, तो ये मैं आपसे आज फिर से कह रही हूँ कि मैं पूरा कोर्स फिनिश कराऊँगी आप लोगों का। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान नहीं हो कि आपका कोर्स फिनिश होगा या नहीं होगा। आप लोगों से ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन है कि आप लोगों का कोर्स फिनिश होना है, रिवीजन कराना है सारा कुछ, या प्रैक्टिस करानी है। तो आपको नोट्स जो है वो प्रॉपर बना लेनी है और मेरे साथ ही नोट डाउन करते हुए चलना है। डेली क्लासेस में जितना मैं पढ़ाऊँ आपको उतना पढ़ना है और उसके नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे आप लोगों को रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं, आप इतने सब्जेक्ट का रिवीजन पीडीएफ से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नोट्स जब बनाएंगे, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, तो उनको रिवाइज भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लासेस अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके साथ ही क्लास को लाइक कर दें। बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, तो इतना तो बनता है ना कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो ये आप कर दें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्लास पसंद आई। जो भी आप लोगों को डाउट हो वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।